हेलो फ्रेंड्स, बीएड फर्स्ट ईयर 7th पेपर की हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन वीडियोज में दोस्तों हम इस पेपर को कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों इसके बाकी जो पार्ट है उनको देखने के लिए आपको सिंपली प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है। वहाँ से दोस्तों आप सारे पेपर्स को एक साथ देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। कहानी के विभिन्न तत्वों को आपको जानना है। कहानी आप जानते हैं कि एक पात्र जो होता है उसके बारे में, उसकी जीवनी के बारे में वहाँ पर लिखा होता है। और आइए अब हम बात करते हैं कहानी के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है कथानक। कहानी के अंदर जो कहानी चलती होती है उसे कथानक कहते हैं। यह कथानक किसी एक या प्रमुख जो प्रसंग है उनके ऊपर आधारित होता है। उसमें किसी एक घटना का चित्रण अथवा किसी प्रसंग विशेष या किसी पात्र की मनोदशा का चित्रण हो सकता है। यह कथानक ही है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी का ताना बाना बुना जाता है। दूसरा पॉइंट आता है पात्र। पात्र कहानी के अंदर का वह तत्व है जो कथानक को आगे बढ़ाता है अथवा घटना प्रसंग विशेष को अलग अलग मनोभावों की रक्षा देता है। प्राय कहानी से पात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती है। इसके बाद में तीसरा बिंदु है संवाद अथवा कथोपकथन। देखिए, इसमें देखिए संवाद में कहानी के पात्र आपस में बातचीत या संवाद करते हैं जिससे पात्रों की विशिष्टताएं और कहानी का घटनाक्रम तय होता है। ये संवाद जो है कहानी में रोचकता और सरसता का प्रवाह करते हैं। पात्र अपनी विशिष्टताओं के अनुरूप संवाद बोलते हैं। कहानी में बहुत लंबे संवाद की जगह छोटे छोटे संवाद होते हैं जो पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु है भाषा शैली। हर हर कहानी का रचना विभाग अलग हर कहानी का रचना विधान अलग अलग होता है जो उसके उद्देश्य, कथानक, देश काल, वातावरण आदि द्वारा निर्धारित होते हैं। कहानीकार अपने रुचि के अनुसार और कहानी के मर्म और पात्रगत विशेषताओं के आधार पर भाषा के स्वरूप का निर्धारण करता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले पात्रों की भाषा में वहाँ की ग्रामीण भाषा अथवा स्थानीयता का पुट होगा जो पात्रों को स्वाभाविकता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त स्वयं कहानीकार की भाषाई रुचि एवं उसके भाषाई जो वैशिष्ट्य हैं उनका प्रभाव कहानी की भाषा पर पड़ता है। कहानी में प्राय वर्णनात्मक, संवादात्मक और आत्मकथनात्मक जो पत्र हैं और डायरिया हैं आदि शैलियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पांचवा बिंदु हमारे सामने आता है उद्देश्य। तो इसमें देखिए कहानीकार के मानस में अलग अलग उद्देश्य होते हैं जिन्हें लेकर के वह कहानी बुनता है, लेकिन फिर भी कहानी का मुख्य जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह कलात्मक ढंग से जीवन की व्याख्या करना है। कहानीकार किसी घटना के प्रसंग को लेकर के किसी भाव या विचार का संप्रेषण करके समस्या की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करता है और सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। और विशुद्ध स्वस्थ मनोरंजन के लिए भी कहानियां लिखी जाती है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने आता है उपन्यास और कहानी में क्या अंतर होता है। आख्यान साहित्य का दूसरा रूप है, लेकिन यह उपन्यास से सर्वथा भिन्न प्रकार की विधा है। उपन्यास को हम न बड़ी कहानी कह सकते हैं और न ही कहानी का छोटा उपन्यास। भले ही दोनों एक जाति की विधाएं हैं, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। उपन्यास और कहानी के अंतर को स्पष्ट करते हुए प्रेमचंद ने अपने शब्दों में लिखा कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। कहानी में उपन्यास की भांति मानव जीवन का संपूर्ण तथा वृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता और न ही उसमें उपन्यास की भांति सभी रसों का सम्मिश्रण ही होता है। वह रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। डॉक्टर गुलाब राय ने उपन्यास को बेल तथा कहानी को मेंढक का रूप दिया। वे लिखते हैं कि दोनों में केवल आकार का ही भेद नहीं है, दोनों के शारीरिक संस्कार और संगठन में भी अंतर है। बेल चारों पैरों पर समान बल देकर के चलता है तो मेंढक उछल उछल कर के रास्ता तय करता है। इस प्रकार कहानीकार भी बहुत सी जमीन छोड़ता हुआ छलांग मार करके चलता है। दोनों के गति क्रम में भी भेद है। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं कि उपन्यास और कहानी में कितना अंतर है। इसके बाद में दोस्तों अगला आठवां प्रश्न है, आलेख पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको देनी है। तो देखिए, आलेख जो है मीडिया से जुड़ी हुई नई विधा है जो इन दिनों खूब लोकप्रिय हुई है। यह मोटे तौर पर निबंध से मिलती जुलती विधा है, मगर तथ्य व सूचनाओं की प्रमुखता से इसका जो स्वरूप है वो अलग स्वरूप बनता है। समाचार पत्रों में अक्सर छपने वाले विशेष रिपोर्ट और फीचर से आलेख इस मायने में अलग है कि विशेष रिपोर्ट और फीचर में लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, जबकि आलेख में तथ्यों पर बल दिया जाता है। आलेखन लेखन का सीधा उद्देश्य पाठक को संबंधित विषय की तथ्यपरक जानकारी देना होता है। इसमें क्रमबद्धता, स्पष्टता व सुसंगतता होनी चाहिए। समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर व पत्रिकाओं में विविध विषयों पर विशेषज्ञों के आलेख प्रकाशित होते रहते हैं। आलेख में किसी विषय से संबंधित आंकड़ों के साथ पृष्ठभूमि की सामग्री जुटानी पड़ती है। इस विषय पर दूसरे विद्वानों के विचारों की जानकारी व उसके उद्धरणों का यथोचित प्रयोग भी अपेक्षित है।
आलेख लिखने के लिए कोई निश्चित शैली नहीं होती है, हर लेखक अपनी निजी शैली में आलेख लिख सकते हैं। आलेख के लिए विषय पर अच्छी पकड़ व प्रभावी जो भाषा है उसका जरूरी होना होता है। आलेख का आदि मध्य अंतर होता है, इसमें विषय वस्तु का खुलासा किया जाता है। एक अच्छे आलेख में सामान्यतः प्रारंभ में विषय के संबंधित ताजा घटनाक्रम का विवरण भी दिया जाता है, फिर इससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाया जाता है, वह अंत में तथ्यों के सहारे विश्लेषण के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से दोस्तों आपको आलेख के बारे में कुछ जानकारी रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर चलना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 12 है, वाचन की विभिन्न अवस्थाओं पर संक्षेप में आपको लिखना है। प्रारंभिक अवस्था में वाचन के प्रति रुचि जागृत करना। प्रारंभिक अवस्था में ही बालक के मन में पढ़ने के प्रति आकर्षण का भाव हो, इसके लिए अध्यापक को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। बालकों को चित्र अच्छे लगते हैं, शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में कुछ चित्र टांगे जाने चाहिए और उन चित्रों के नीचे संबंधित चित्र से संबंधित कुछ पंक्तियां लिखी जानी चाहिए। बालक कक्षा में आते जाते उनको पढ़ेंगे और वो उनको याद कर लेंगे। अध्यापक को जो सूचनाएं बार बार देनी पड़ती है तो उनको भी अध्यापक लिख करके कक्षा में टांग सकता है, फिर बच्चे आते जाते उनको पढ़ते रहेंगे। यदि बालकों को इन बातों की याद ना रहे तो अध्यापक को उस लिखित सूचना की ओर बालकों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, उन बालकों को उनकी ओर दिखाना चाहिए। दैनिक समाचारों को भी श्यामपट्ट पर लिखवाया जा सकता है, यह समाचार सभी बालक पढ़ेंगे। वाचन की अवस्थाओं की अब हम बात करते हैं तो देखिए, प्रथम अवस्था आती है कि पढ़ना सीखने से पूर्व बालक की उत्सुकता को उचित रूप से जागृत करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे मौखिक रचना तथा वार्तालाप का अच्छा अभ्यास हो। उसकी पठन सामग्री में ऐसी बातों का समावेश किया जाए कि जिससे वह अपने चारों ओर के वातावरण का कुछ अनुभव प्राप्त कर सके, अन्यथा वह जो कुछ पढ़ेगा उसे ठीक प्रकार से समझ नहीं सकेगा। इसके अतिरिक्त बालक के स्वास्थ्य का भी पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए और यह भी देखा जाना चाहिए कि उसके जो स्वर्ण इंद्रियां हैं, जो नेत्र इंद्रियां हैं, वह अपना अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रही है या नहीं कर रही, तो ये भी जानकारी रखनी चाहिए। इसके बाद में दूसरा बिंदु आता है द्वितीय अवस्था। तो इस अवस्था की निम्न विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता है कि बालक स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अभ्यास करने लगता है। दूसरा बिंदु है, पढ़ी हुई बातों के प्रति अनेक प्रकार की जिज्ञासा प्रकट करने लगता है। तीसरा टॉपिक आता है तृतीय अवस्था। इस अवस्था में देखिए, पहला बिंदु है बालक स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगता है। दूसरा बिंदु है पढ़ी हुई बातों का अन्य बातों में संबंध जोड़ने लगता है। तीसरा बिंदु है अपरिचित शब्दों का अर्थ परिचित शब्दों के साहचर्य से समझने लगता है। चौथी अवस्था की बात करते हैं। पहला बिंदु देखिए, मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति दोनों उद्देश्यों के लिए बालक पढ़ता है। दूसरा बिंदु है नए शब्दों के शुद्ध उच्चारण में अब उससे कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती है। तीसरा बिंदु है कि बालक का शब्द भंडार इतना बढ़ जाता है कि वह किसी शब्द के परिवर्तित रूप का अर्थ बिना शब्दकोश की सहायता से ही समझ लेता है। चौथा बिंदु है पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों आदि के महत्व से वह भली भांति परिचित हो जाता है और यह भी जान जाता है कि उसका उचित प्रयोग कैसे करना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं पांचवी अवस्था की। तो देखिए, पहला बिंदु है छात्रों को भिन्न भिन्न विद्वानों के विचारों को संकलन करने में बड़े आनंद का अनुभव होता है। दूसरा बिंदु है अब छात्र सभा समितियों में भी निसंकोच वाचन कर सकता है। इसके बाद में अब उसमें दूसरों के वाचन संबंधित गुणों को ग्रहण करने की क्षमता भी आ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों इन प्रश्नों का आपको इसमें ध्यान रखना है। इनके बाद में अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेखन शैली के तत्व बताते हुए आपको उनकी विशेषताएं लिखनी है। देखिए, लेखन शैली के तत्व डॉक्टर श्याम वर्मा ने बताए हैं निम्न। देखिए, पहला है ग्रंथकार का व्यक्तित्व, दूसरा है युग का विशेष प्रभाव, वाक्य रूपों का प्रभाव एवं साहित्यिक रूपों का प्रभाव इसके अंतर्गत आता है। तीसरा प्रभाव आता है विषय वस्तु का, चौथा है ग्रंथकार का उद्देश्य, पांचवा है पाठक और छठा है भाषा एवं उसके अंग उपांग की हम बात करेंगे। डॉक्टर वर्मा का कहना है कि शैली के सम्यक विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि शैली व्यक्तित्व भी नहीं है, विषय वस्तु का गुणधर्म भी नहीं है, युग का प्रतिबिंब भी नहीं है और न ही भाषा है, किंतु अदृश्य होते हुए भी इन सब में परिव्याप्य है और सबसे अपना पोषण पाती रहती है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि लेखक की अनुभूति से लगा करके पाठ की अनुभूति तक जो एक प्रक्रिया है, इसका कोई अंग ऐसा नहीं है जो शैली से अछूता हो, जहाँ शैली का व्यक्तित्व न हो, सत्ता न हो। यदि रूपक का सहारा लिया जाए तो कहा जा सकता है कि शैली उस पुष्प की सुरभि है जो किसी पौधे पर खिला है। पौधा स्वयं लेखक है जो अपनी जड़ों के जमीन के नीचे धंसाए पोषण एवं रस ग्रहण करता रहता है, पत्तों को उन्मुक्त वातावरण में फैलाए प्राणवायु का सेवन करता रहता है। इस रूपक में सुरभि शैली है, पुष्प रचना है, संपूर्ण पौधा लेखक है, मिट्टी परंपरा है जहाँ से लेखक संस्कार पाता है, वातावरण वर्तमान युग है जहाँ से लेखक प्राणवायु के समान प्रभाव ग्रहण करता रहता है और फूल की सुरभि से मुग्ध होने वाले सहृदय पाठक है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, शैली का वर्गीकरण वर्ण, शब्द समास, व्यक्तित्व, कवि स्वभाव, प्रादेशिकता अथवा प्रयोजन के आधार पर किया जाता है। वर्ण के आधार पर उपनागरिकता, परुषा, कोमला, शब्द के आधार पर तत्सम प्रधान, ऊर्ध्वनिष्ठ आदि, समास के आधार पर असमासा, माध्यम, सहसमासा, दीर्घ समासा,
कवि स्वभाव के आधार पर सकुमार, विचित्र जो माध्यम है, प्रादेशिकता के आधार पर विविधर्मी, गौड़ी, पांचाली, लटी तथा प्रयोग के आधार पर वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक एवं संकेतात्मक शैलियों का इसमें उल्लेख मिलता है। प्रयोजन का आधार ही अधिक ग्राह्य एवं समीचीन आधार है। लेखन की जो शैलियाँ हैं उनकी विशेषता देखिए। पहली विशेषता है लिखते हुए स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करें। दूसरा है प्रसंगानुकूल शब्दों मुहावरों का संगत प्रयोग कर सकें। तीसरा है वर्णन में चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करें। चौथा बिंदु है शब्दों का संतुलित एवं सार गर्भित प्रयोग कर सकें। पांचवा है अधिक क्लिष्ट एवं जटिल शब्दों के प्रयोग से बचें और सरल और सिंपल भाषा में अपना जो लेखन है स्वाभाविक भाषा में वो लिखें। इस तरह से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों पार्ट 2 में, जिसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न 7वें पेपर के डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको अभी से लाइक कर देना है और इन सारे जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनको याद कर लेना है और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।